एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू सीरीज दैट इज कोड ऑन वेजेस 2019। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 10। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 1 की। इसमें पहले 2 पॉइंट्स तो सिंपल है, लेकिन थर्ड पॉइंट को ध्यान से समझना। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये बोलता है कि इस एक्ट का पूरा नेम क्या है, कोड ऑन वेजेस 2019। सेकंड पॉइंट बोलता है कि ये पूरे के पूरे हमारे भारत देश में लागू होता है। अब हमको समझना है कि इसका थर्ड पॉइंट क्या बोलता है। फ्रेंड्स, ये जो एक्ट है ना, ये कहते हैं तब लागू होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, नोटिफिकेशन दे करके जो डेट वो जारी करती है ना, जिस दिन वो अनाउंस करती है, उस दिन से ही ये एक्ट लागू होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो ये है फ्रेंड्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, इस एक्ट की अलग अलग प्रोविजंस को अलग अलग डेट में भी लागू कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि इसमें जो मिनिमम वेज रेट की प्रोविजंस है वो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। वहीं जो इक्वल पे के रिलेटेड प्रोविजंस है वो 1 मार्च 2025 में लागू होंगी। समझे? तो मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट के अलग अलग प्रोविजंस को अलग अलग डेट में भी लागू कर सकती है। So I have section 1 clear. Now let's talk about section number 3. यार मुझे एक बात बताओ, अगर मैं और आप हम दोनों सेम ही काम कर रहे हैं तो क्या हम लोगों को जो सैलरी है वो भी सेम ही मिलनी चाहिए ना? हाँ जी। लेकिन कुछ एम्प्लॉयर को ऐसा लगता है कि अगर कोई एक गर्ल काम कर रही है और वही सेम काम बॉय भी कर रहा है, तो भले ही दोनों सेम काम कर रहे हैं लेकिन जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं यार। तो सेक्शन 3 यही कहता है कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, ये पिंकू आप समझ गए मेल है और ये चिंकी कौन है, ये फीमेल है। ये दोनों ना एक ही मशीन पे काम करते हैं। इन दोनों का जो भी वर्क है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एकदम सेम। लेकिन जो इनका एम्प्लॉयर टोमो है ना, वो पिंकू 10,000 रुपीज दे रहा है और उसे सेम काम के वो चिंकी को 8,000 रुपीज दे रहा है। जब उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो टोमो बोलता है यार वो लड़की है ना, तो उसको कम दे रहा हूँ। तो सेक्शन 3 बोलता है कि ये गलत है। मेल फीमेल जेंडर नहीं देखोगे आप, काम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखोगे। दोनों सेम काम कर रहे हैं ना, तो इक्वल वेजेस इक्वल सैलरी ही मिलनी चाहिए। अच्छा, टोमो कहता है ये बात है। वो कहता ठीक है। इक्वल करने के लिए उसने पता क्या करा, चिंकी की 8,000 सैलरी नहीं बढ़ाई, पिंकू की 10,000 सैलरी को कम करके 8,000 कर दिया। लो जी, कहते ये बिल्कुल है। मतलब आप इक्वल वेजेस करने के लिए मेल की जो सैलरी थी उसको कम नहीं कर दोगे, नहीं। अब पिंकू की 10,000 सैलरी 8,000 नहीं करोगे, बल्कि इक्वल करने के लिए चिंकू की 8,000 सैलरी करोगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट भी सभी को? ठीक है। लेकिन कहानी में छोटी सी ट्विस्ट है, वो ये है फ्रेंड्स कि बाय चांस अगर मान लो कोई काम ही ऐसा है जहां पर एम्प्लॉयर को ये बोलना पड़ रहा है कि हम यहाँ पर जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं उनको काम पे नहीं रख सकते, और रीजन ये है कि उनकी सेफ्टी ही एक्चुअली ये रीजन है। देखो कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो अगर वो वुमेन एम्प्लॉय करती है तो कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्की है, वो बात कहते अलग है। यहाँ पे ऐसा कुछ रीजन है तो आप ऐसा भेदभाव कर सकते हो कि हाँ ये काम लड़की है तो नहीं करेगी, आपके लिए ज्यादा डेंजरस है, वो बात अलग है। अदरवाइज अगर दोनों कहते सेम काम कर रहे हैं मेल एंड फीमेल वर्कर, तो आप उनको इक्वल वेजेस ही दोगे। दूसरा, इक्वल वेजेस करने के लिए ये नहीं आप मेल वर्कर की सैलरी कम कर दो, नहीं, इक्वल करने के लिए फीमेल वर्कर की सैलरी मेल वर्कर के बराबर करो। क्लियर ये सेक्शन भी? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 4। अब सेक्शन 4 में ये बोला गया है फ्रेंड्स, मान लीजिए जो पिंकू है और जो चिंकी है ना, ये दोनों एक ही मशीन पे सेम वर्क कर रहे हैं और पिंकू को तो हम जानते हैं कि 10,000 रुपीज मिल रहे हैं, वही उसे सेम काम के चिंकी को 8,000 रुपीज मिल रहे हैं, राइट? अब पता क्या होता है, चिंकी अपने एम्प्लॉयर टोमू को बोलती है कि ये क्या बात बनी, अब पिंकू को जिस काम के 10,000 दे रहे हो सेम उसी काम के मुझे 8,000 क्यों? तो कहती है मुझे भी 10,000 दो। तो आपको पता है टोमू क्या बोलता है? टोमू जो एम्प्लॉयर है वो ये कहता है नहीं नहीं नहीं, तेरा काम थोड़ा अलग है, नो 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 नो, सेम नहीं है, सेम नहीं है।
अब इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। चिंकी कहती है अरे बिल्कुल पिंकू जैसे ही काम है मेरा। टोमू कहता नहीं तेरा थोड़ा सा अलग है काम, इससे तेरे को कम सैलरी मिल रही है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में अब डिस्प्यूट छिड़ गया है। अब यार सोचने वाली बात ये है कि इस डिस्प्यूट का फैसला कौन करेगा। तो कहते हैं गवर्नमेंट ने जो अथॉरिटी नोटिफाई करी होती है ना, अब फ्रेंड वो कोई लेबर कमिश्नर हो सकता है या कोई भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर हो सकता है जिसे गवर्नमेंट नोटिफाई करके ऑथोराइज करती है। फिर वो अथॉरिटी क्या है, इस डिस्प्यूट का फैसला लेगी। अगर अथॉरिटी को लगता है कि चिंकी सही है तो उसके फेवर में डिसीजन जाएगा। अगर अथॉरिटी को लगता है कि टोमो आई मीन एम्प्लॉयर सही है तो उसके फेवर में डिसीजन जाएगा। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 5। फ्रेंड्स यहाँ पर पता है क्या बोला गया है, कहते हैं जो गवर्नमेंट है ना वो स्टेट या सेंट्रल जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, एक मिनिमम वेज रेट डिसाइड करती है। मान लीजिए उन्होंने डिसाइड करा है 12,000 रुपीज। मिनिमम वेज रेट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ये पिंकू चिंकी ये सब एम्प्लॉइज वर्क करते हैं ना, इन्हें मिनिमम इतनी सैलरी इतने वेजेस तो देने ही पड़ेंगे। अभी अभी हमने देखा कि मिनिमम वेज रेट गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड की है 12,000 रुपीज, लेकिन जो एम्प्लॉयर डोमो है वो दे रहा है 10,000। मुझे बताओ क्या ये गवर्नमेंट द्वारा सेट की गई लिमिट से कम है? यस। तो क्या ये इलीगल है? यस। बस यहाँ पे फिर यही तो बताया गया है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट ने जो मिनिमम एक लिमिट सेट करी है ना, एम्प्लॉयर उससे कम सैलरी या फिर वेजेस अपने एम्प्लॉयज को अपने वर्कर्स को नहीं दे सकता है क्योंकि ये इलीगल माना जाएगा। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 6। ये सेक्शन है ध्यान से समझना है। देखो सेक्शन 5 में हमने ये तो समझ लिया ना कि एक मिनिमम वेज रेट फिक्स की जाती है और उससे कम एम्प्लॉयर वेजेस और सैलरी अपने एम्प्लॉयज को नहीं दे सकता है, राइट? लेकिन सेक्शन 6 वही हमको पूछता है कि ये जो मिनिमम वेज रेट फिक्स की जा रही है ये कौन फिक्स कर रहा है, किस बेसिस पे फिक्स कर रहा है, कैसे ये सब कैलकुलेशन हो रही है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये हमें सेक्शन 6 बताएगा। सबसे पहले तो ये फिक्स करता कौन है, कहते हैं गवर्नमेंट फिक्स करेगी। स्टेट भी कर सकती है, सेंट्रल की गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन जो एम्प्लॉयर है टोमो मतलब एम्प्लॉयर खुद से ये कभी भी फिक्स नहीं करेगा। ये जो मिनिमम वेज रेट है ये गवर्नमेंट ही फिक्स करती है। एक ये पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट ये है कि ठीक है जी कैसे गवर्नमेंट फिक्स करती है, लेकिन किस बेसिस पे करती है? तो देखो फ्रेंड्स मुझे एक बात बताओ, आप ये तो जानते हो ना कि एक तो हमें जो वेजेस मिलते हैं वो पर डे कितना काम करा, पर आवर और पर मंथ के हिसाब से मिलता है, राइट? दूसरा किस बेसिस पे मिलता है जरा बताओ मुझे? पर प्रोडक्ट, पर पीस, आपने कितने प्रोडक्ट बनाए हैं उस हिसाब से मिलता है। क्लियर? अच्छा, अब आप पहला सिनेरियो समझेंगे। पहले सिनेरियो के हिसाब से जस्ट इमेजिन कि जो पिंकू है एम्प्लॉय उसने क्या है पर आर के हिसाब से मान लो उसको 500 रुपीज मिलना था। मान लो उसको पर डे के हिसाब से ला लो 500 रुपीज मिलना था, पर डे के हिसाब से पिंकू को 500 रुपीज मिलना था। पिंकू ने काम करा 20 डेज, कितना मिला? 10,000 मिला। ठीक है चलो मिल गया मान लो। सिनेरियो नंबर 2, बड़े ध्यान से सुनना इसको। मान करके चलो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज रेट फिक्स करी है 18,000 रुपीज। क्या बोला मैंने? इसको ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज रेट फिक्स करी है कितनी? यस 18,000 रुपीज। ठीक, अब आ जाओ पर प्रोडक्ट के हिसाब से। मान लो पिंकू ने क्या बनाया यार, ये जो माइक है, ये जो माइक है ठीक है, इसके उसने 100 प्रोडक्ट बनाए हैं। जस्ट इमेजिन कि इसके 100 प्रोडक्ट के उसको 16,000 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 16,000। भले ही कहते पर प्रोडक्ट के हिसाब से उसके 16,000 बनते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि मिनिमम वेज रेट कितनी है? 18,000 रुपीज। टोमो एम्प्लॉयर बोलता है ये तो उसके हिसाब से है, पर मंथ वगैरह के हिसाब से, मैं तो 16,000 दूंगा। क्यों? कहता क्योंकि मैं तो प्रोडक्ट के हिसाब से दे रहा हूँ। वो कहता है कि प्रोडक्ट के हिसाब से 16,000 बनते हैं तो मैं 18,000 क्यों दूं? तो फिर यहाँ पर ये सेक्शन बोलता है क्योंकि प्रोडक्ट के हिसाब से भी जो एम्प्लॉय है उसको एक मिनिमम ग्रांटेड वेज मिलेगी ही मिलेगी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है 18,000। फिर कहते कि डजंट मैटर
कि आप पर आर के हिसाब से दे रहे हो, पर मंथ के हिसाब से, पर प्रोडक्ट के हिसाब से दे रहे हो। जो एक मिनिमम वेज, जो ग्रंटेड एक वेज फिक्स करती है ना 18,000, वो आपको देनी ही पड़ेगी आपके एम्प्लॉय को। अब यहाँ पे ये नहीं बोल सकते पर प्रोडक्ट के हिसाब से तो 16,000 बनते हैं, मैं 18,000 क्यों दूं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो मिनिमम वेज रेट फिक्स हो गई है वो आपको देनी ही पड़ेगी अपने एम्प्लॉय को, उसके कम आप नहीं दे सकते हो। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? गुड। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे ये बोलता है कि जो हम बात कर रहे थे ना कि पर आवर, पर मंथ, पर डे, ये इसके कैलकुलेशन ना कौन डिसाइड करता है कि कैसे कैलकुलेट करना है? तो फ्रेंड्स ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, इस पॉइंट को भी याद रखना। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट ने ये सब डिसाइड करते वक्त कुछ फैक्टर्स है, कुछ चीजें हैं, जो कुछ बात है जो वो अपने ध्यान में रखती है। जैसे कि जो वर्कर है वो स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, कैसे है, उनकी लोकेशन कैसी है, वो रिमोट एरिया में काम करते हैं या वो मेट्रो सिटीज में काम करते हैं, वो कहाँ काम हो रहा है और किस तरह का काम हो रहा है, वो गर्मी में काम करते हैं या फिर कोई टीचर्स वर्क करते हैं, कोई नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, वो कैसा वर्क हो रहा है, ये सब चीजें भी ध्यान में रखी जाती हैं। और गवर्नमेंट यहाँ पे ये भी कोशिश करती है कि जब वो वेजेस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करती है ना, तो वो चीजें जो है ये सब एकदम स्मूथली इम्प्लीमेंट भी हो सके और इजी स्टेप्स में हो सके, वो मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप नहीं करती वो ये सब। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 7। फ्रेंड्स यहाँ पर ना इसको बड़े ध्यान से समझना, ठीक है? सेक्शन 7 को ना मैं एक एग्जांपल दूंगी, उसके साथ रिलेट करके अच्छे से समझना, ठीक है? सेक्शन 7 में सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है कि हम समझ गए कि ठीक है यार एक मिनिमम वेज रेट मिलती है, लेकिन उस वेज रेट में इंक्लूड क्या क्या होता है। जैसे दिवाली है ना, तो दिवाली में क्या क्या इंक्लूडेड है? दिवाली में लक्ष्मी पूजा इंक्लूडेड है, पटाखे फोड़े जाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं, ये सब कुछ मिला करके क्या है? दिवाली है। ठीक है, ऐसे ही कौन कौन से कंपोनेंट इसमें इंक्लूडेड है? बेसिक वेज तो इंक्लूडेड है ही, प्लस साथ में कहते हैं इंक्लूड होगी कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो आपके अलाउंस होते हैं ना वो भी। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस क्या फ्रेंड्स? जो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं दिया जाता, आप आजकल के आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से जो एम्प्लॉयज को दिया जाता है, जिसमें उनका खर्चा बीच में इंक्लूडेड आ जाता है। देसी लैंग्वेज में एग्जाम्पल दूं, मान लो आपका स्कूल का ट्रिप जाना है, टीचर ने बोला बेटा 500 रुपीज लाना, वो 500 रुपीज क्या है? आपकी बेसिक वेज है। ठीक है, फिर मम्मी कहती है बेटा वहां पे तो अपनी तरफ से भी कुछ खाएगा, कुछ शॉपिंग करेगा, वो जो देखा जा रहा है कि एम्प्लॉय का कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से थोड़ा बहुत खर्चा देना बनता है, वो जो आपको मम्मी दे रही है पैसे अलग से 200 रुपया, ये भी बीच में इंक्लूड हो गया। तो बेसिक वेज और साथ में कॉस्ट ऑफ लिविंग का अलाउंस, ये दोनों इंक्लूड करके बनती है ये आपकी वेज रेट। ठीक है, दूसरा दूसरा पॉइंट, इसमें बेसिक वेज प्लस हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस ऑप्शनल रखी जाए, प्लस अगर गवर्नमेंट अलो कर दे, गवर्नमेंट अलो कर दे तो इसमें जब वो कंसेशन नहीं मिलती, जैसे गैस सिलेंडर के ऊपर या राइस व्हीट इन सब के ऊपर उनकी जो कैश वैल्यू होती है वो भी इंक्लूड की जा सकती है। जैसे कि बेसिक वेज कौन सी है? जो आपके टीचर ने 500 रुपीज मांगी, ठीक है, अब मम्मी एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए पैसे दे या ना दे ये चीज ऑप्शनल है, जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है। ठीक है, प्लस अगर मम्मी अलो कर दे कि आपको अलग से भी चिप्स के पैकेट के लिए, कुरकुरे वगैरह के लिए अलग से कंसेशन के रूप में कैश वैल्यू दे वो चीज। ठीक है, तो इसमें बेसिक वेज प्लस जो कंसेशन अगर गवर्नमेंट अलो करे उसकी कैश वैल्यू, और हो सकता है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जिसमें ऑप्शनल हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें कहते हैं ये इंक्लूड हो सकता है ऑल इंक्लूसिव, सब कुछ, मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं देखने पड़ रहे, एक साथ ही सब मिल गया, एक उसमें सब कुछ ही इंक्लूड हो गया। बेसिक वेज में इंक्लूड होगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस में इंक्लूड हो गए, साथ ही साथ कंसेशन की कैश वैल्यू भी इंक्लूड होगी। जैसे कि आपके स्कूल के टीचर आपको एक साथ ही वो 500 की बजाय आपसे वो 2,000 रुपए मांग रहे हैं, जिसके बीच में सब आ गया, आपका एक्स्ट्रा शॉपिंग वाला खर्चा भी आ गया, टीचर वाला बेसिक वेज भी आ गया, ठीक है, कंसेशन का पैसा सब एक साथ आ गया, अब आपको अलग अलग से मांगने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? तो इसमें बस यही बताया गया कि कौन कौन से कंपोनेंट्स अलाउड है, मतलब इंक्लूड होते हैं। बेसिक वेज तो होगी ही होगी, प्लस हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी इंक्लूडेड हो जाए, हो सकता है ये चीज को आप ऑप्शनल रख लो, लेकिन गवर्नमेंट आपको कंसेशन की कैश वैल्यू अलाउड कर दे एंड तीनों के तीनों भी आपको मिल जाए। ठीक है,
लेकिन हाँ, ये जो कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है एंड जो ये कंसेशंस वगैरह की जो कैलकुलेशन होती है ना, ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या होती है, एक अथॉरिटी को नोटिफाई करती है, फिर वो ये सब देख लेती है। ठीक है, क्लियर हो गया? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 8। यार नेक्स्ट सीरीज कौन सी लाई जाए, मैं सोच रही हूँ मैं अपने को टीचर्स से पूछूं या फिर मैं आप लोगों से ही डायरेक्टली पूछ लूं मैसेज करके या यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट करके। दो तरीके हैं ना मेरे पास। हाँ, ऐसा ही क्या है, सेक्शन 8 में भी कहते हैं ये जो गवर्नमेंट है ना, जो वो मिनिमम वेज फिक्स करती है ना, उसके पास दो तरीके हैं। या तो वो क्या करेगी, एक कमेटी बनाएगी, उस कमेटी में एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ लोग भी होंगे। लेकिन वो जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे ना, कहते हैं उस कमेटी में, वो क्या है फ्रेंड्स, जितने टोटल मेंबर है ना उसके 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस कमेटी में 9 मेंबर्स हैं, तो वो जो इंडिपेंडेंट बंदे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 3 ही होंगे। इंडिपेंडेंट बंदे यहाँ पे बोले तो जैसे कोई लेबर लॉ का एक्सपर्ट हो गया, ठीक है, एक तो एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव है, इसके अलावा जो कहते हैं इंडिपेंडेंट लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 3 ही होंगे अगर टोटल 9 मेंबर्स हैं तो। ठीक है, ये समझे? अच्छा, अब कमेटी कैसे, फॉर एग्जाम्पल पंजाब गवर्नमेंट क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कमेटी बनाती है और उनको पूछती है कि यार जो ये मिनिमम वेज रेट हमने, मान लो उसने पहली बार ही बनानी है या ऑलरेडी बनी हुई है, उसे कोई रिवाइज करना है, मतलब मॉडिफाई वगैरह करना है, तो मुझे प्लीज आप कुछ बताइए। तो मान लो वो जो कमेटी है वो देखती है कि अभी मिनिमम वेज रेट ना 10,000 मिल रहा था, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये 10,000 के बजाय ना 15,000 कर देना चाहिए। तो वो ये रिकमेंडेशन क्या है अपनी गवर्नमेंट को देगी। एक ये तरीका था सेट करने का मिनिमम वेज रेट। ठीक है, दूसरा तरीका, गवर्नमेंट कहती है यार डायरेक्ट इन्हीं से पूछ लो, वर्कर और एम्प्लॉयर से ही। तो यहाँ पे वो क्या, मान लो पब्लिक नोटिस जो है वो इशू कर देती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की गवर्नमेंट क्या है, वो न्यूज़पेपर में एक नोटिफिकेशन जारी कर देती है कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स है ना, उनको 10,000 मिल रहा था, हम सोच रहे हैं कि उनकी मिनिमम वेज आप बढ़ा करके 15,000 कर दी जाए। आप लोगों का क्या कहना है, हमें जरा 2 महीने के अंदर अंदर बता दीजिए। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को ही प्रपोजल दे रही है। ठीक है, तो ये दो तरीके, एक तो कमेटी के जरिए कमेटी रिकमेंड करती है, दूसरा तरीका है कि वो डायरेक्ट वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स को ही पब्लिक नोटिस दे करके कह लो, प्रपोजल दे देती कि आप हमें 2 महीने के अंदर अंदर बता दीजिए कि क्या करना है, कैसा है सब। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, अब देखो, अब हो सकता है गवर्नमेंट ने या तो कमेटी की सलाह ले ली, ठीक है, या हो सकता है कि उसने पब्लिक नोटिस भेज करके उन्होंने उसने प्रपोजल दे करके सारी बात देख ली गवर्नमेंट ने, मतलब उसने जो भी तरीका फॉलो करा, चलो अब वो इन बातों को देखो कंसिडर खुद भी तो करेगी ना। ठीक है, अगर सपोज करो मैंने आप लोगों से पूछा कि नेक्स्ट सीरीज कौन सी लाई जाए, आपने मुझे मान लो बोल दिया कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लाया जाए, मैं इस चीज को कंसिडर भी तो करूंगी ना कि अभी इसको लाऊंगी या पहले कोई और सीरीज इंपॉर्टेंट है, कंसिडर तो करूंगी ना, चीज को देखूंगी। ऐसे ही गवर्नमेंट को चाहे कहते उसको कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है या पब्लिक नोटिस के जरिए उसको पता चला है सब, उस बात को वो कंसिडर करने की बात क्या है, एक नोटिफिकेशन जारी कर देगी कि अब हम क्या है, मान लो जो वो सिक्योरिटी गार्ड थे उनकी मिनिमम वेज रेट जो 10,000 थी वो बढ़ा करके 15,000 कर रहे हैं, वो एक नोटिफिकेशन जारी कर देगी। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है, कहते कि ये 15,000 वाला जो ये मिनिमम वेज रेट है लागू कब से होगा, जरूरी तो ये है ना कि लागू बताओ लागू कब से होगा। तो ये पॉइंट बोलता है कि जिस दिन गवर्नमेंट ने वो नोटिफिकेशन दिया ना कि अब हम 10,000 से 15,000 कर रहे हैं, ठीक है, मानो उसने 1 मार्च को नोटिफिकेशन दिया है, तो 1 मार्च से लेकर के 3 मंथ्स के बाद, 3 महीने के बाद से क्या है, ऑटोमेटिकली फिर वो 15,000 वाला जो अब ये न्यू वेज रेट सेट हुआ है ना, ये अप्लाई हो जाएगा, ये लागू हो जाएगा। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अब एक क्विक एग्जांपल देख ले ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो एग्जांपल मान करके चलिए कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मिनिमम वेज रेट सेट करनी थी, तो उसने मान लो कमेटी से बोला कि तुम हमको बताओ, तो कमेटी ने बोला कि इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ गई है, आप 12,000 दे रहे हैं, अब 18,000 दिया जाए। तो पंजाब गवर्नमेंट कहती है ओके, वो सब देखती है सोचती है फिर कहती है बात तो सही है,
तो पंजाब गवर्नमेंट क्या करती है, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों की वो जो मिनिमम वेज रेट थी वो 18,000 का नोटिफिकेशन जारी कर देती है कि 18,000 कर दिया गया। लेकिन जिस दिन उसने लागू करा उनके 3 महीने बाद क्या होगा, अब वो जो 18,000 वाला है वो लागू हो जाएगा मिनिमम वेज रेट। तो मतलब अब से क्या होगा, वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज है उनको 18,000 से कम वेजेस एंड सैलरी नहीं मिलेगी। अगर एम्प्लॉयर देगा तो वो इलीगल माना जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स ये बोलता है कि अच्छा अभी हमने एग्जांपल में देखा कि कमेटी से ही उसने रिकमेंडेशन लिया, कमेटी ने रिकमेंड करा कि क्या करना चाहिए, कितनी मिनिमम वेज रेट होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जरा सोचो अगर गवर्नमेंट कमेटी से नहीं बल्कि वो क्या करती, वो प्रपोजल दे करके वो पूछती, ठीक है, पब्लिक नोटिस के जरिए, तो फिर अगर मान लो 12,000 की जगह 18,000 वाली बात आ जाती, तो यहाँ पर कहते फिर गवर्नमेंट को क्या है, एडवाइजरी बोर्ड से सलाह लेनी पड़नी थी, कंसल्ट करना पड़ना था कि ये जो मैंने पब्लिक नोटिस भेजा है, जो ये प्रपोजल मैंने दिया है 18,000 वाला, ये ठीक है या नहीं। लेकिन फ्रेंड्स ये एडवाइजरी बोर्ड से वो कंसल्ट तभी करेगी अगर वो पब्लिक नोटिस दे करके उसके जरिए ये रिवीजन कर रही है। अगर कमेटी के जरिए कर रही है फिर नहीं। इस बात को याद रखना, भूल मत जाना, ये चीज तभी अप्लाई होगी अगर, बोलो जल्दी, हाँ जी, अगर पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए वो रिवीजन कर रही है, ये पब्लिक विजिट सेट कर रही है, तभी एडवाइजरी बोर्ड से पूछना है। ठीक है, अब बात इसके नेक्स्ट पॉइंट की करते हैं। यार क्या कहते हैं, हर 5 साल बाद घर में पेंट करना चाहिए, 5 साल बाद सरकार भी बदलती है। अच्छा इसी से याद रख लेना कि हर 5 साल बाद गवर्नमेंट को क्या ये मिनिमम वेज रेट को भी रिव्यू करना चाहिए। वो बात अलग है सरकार बदलती है या नहीं, वही लौट करके आती है। ऐसे ही वो बात अलग है कि आप मिनिमम वेज रेट को बदलोगे या नहीं बदलोगे, लेकिन हर 5 साल बाद वोटिंग तो होती है ना। इसी से याद रख लेना, हर 5 साल बाद गवर्नमेंट को भी इस मिनिमम वेज रेट को रिव्यू करना ही पड़ेगा। सो आई होप ये वोटिंग एंड इसके एग्जाम्पल से आप नहीं भूलोगे एग्जाम में कि हर 5 इयर्स के बाद क्या है, इस चीज को रिव्यू करना जरूरी है। वो बात अलग है कि आप मिनिमम वेज रेट चेंज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्लियर, ये सेक्शन सभी को समझ में आ गया? गुड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 9। यार आप लोगों ने फ्लोर वेज सुना है, क्या होता है फ्लोर वेज? अच्छा यार उससे पहले मुझे ये बताओ, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े होटल्स में घूमना ये तो अलग बात है, ये तो भाई लग्जरियस लाइफ हो गई। लेकिन हम लोगों के बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ अच्छी, बिजली का बिल हो गया, ये सब कुछ हमारी बेसिक नीड्स है ना। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, अच्छा अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यार ये जो बेसिक नीड्स है उसके लिए एक एम्प्लॉय की बेसिक मिनिमम वेज 10,000 रुपीज होनी ही चाहिए। तो वो इस 10,000 रुपीज को क्या डिक्लेयर कर देगी, फ्लोर वेज। तो फ्लोर वेज होता है वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मीट कर पाए एक एम्प्लॉय, मतलब उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो पाए, उसके लिए जो एक अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है ना, वो होता है फ्लोर वेज। लेकिन हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है फ्लोर वेज डिसाइड करने के लिए जो सेंट्रल बोर्ड होता है ना एडवाइजरी वाला, उससे कंसल्ट करेगी कि ये ठीक है या नहीं। ठीक है, अब कहानी में एक ट्विस्ट है, ये तो फ्लोर वेज को सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन अभी तक हम इतने सेक्शंस में ये समझते आ रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एक मिनिमम वेज रेट फिक्स करती है। बोलो अभी तक हमने यही समझा है ना? ठीक है, जैसे हम पंजाब गवर्नमेंट की बात कर ही रहे थे, मान लो पंजाब गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज रेट फिक्स करी है 8,000 रुपीज। मुझे बताओ मैंने अभी अभी आपको क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लोर वेज कितना फिक्स करा है? हाँ जी 10,000। कौन सा ज्यादा है, 8 या 10? 10,000। ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कहती है हमने तो अपने स्टेट में 8,000 रखा हुआ है। दोनों में से किसकी बात मानी जाएगी? बिल्कुल ठीक, जिसमें एम्प्लॉय, जिसमें वर्कर का फायदा है। तो मतलब फ्लोर वेज जो 10,000 सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है ना, उतना तो आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा। क्लियर? अच्छा अब सुनो, पंजाब गवर्नमेंट, मान लो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि मिनिमम वेज रेट 12,000 है, लेकिन मुझे बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लोर वेज कितना डिसाइड करा हुआ है, 10,000। अब मुझे बताओ दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 12,000। अब हम सेंटर को नहीं देखेंगे, अब हम किधर भाग जाएंगे, स्टेट की ओर।
क्यों? क्योंकि हमने तो एम्प्लॉय का फायदा देखना है भाई, ज्यादा कौन दे रहा है हमें वो बताओ। कौन दे रहा है उससे मतलब नहीं है, ज्यादा कौन दे रहा है पैसा। ठीक है, तो समझ गए ये बात आप लोग। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 10। फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है, समझना भी जरूर। लेकिन हाँ, उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलो अब समझते हैं सेक्शन 10 क्या बोलता है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। पिंकू जो कि हमारा एम्प्लॉय है, एकदम आया अपने काम पे, काम करने लगा, बिजली गुल। तो फिर उसका एम्प्लॉयर बोला कि यार अभी तो लाइट नहीं है, तो तुम थोड़ी देर ऐसे ही आराम कर लो, अपने साथ के बाकी दोस्तों से गप्पे मार लो। देखो भाई, पिंकू तो अपने टाइम पे आया था काम पे, है ना। तो अब यहाँ पे उसको मना किसने करा है काम करने के लिए? एम्प्लॉयर ने। अब लाइट गई, इन्वर्टर का इंतजाम नहीं है या जनरेटर का इंतजाम नहीं है, वो एम्प्लॉयर की सिरदर्दी है ना। एम्प्लॉय तो बताओ आया था ना। हाँ जी। तो अब यहाँ पर एक पिंकू को उसका एम्प्लॉयर टोमो बोलता है कि तुम्हारे यहाँ पैसे काट लेंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि तुम तो दोस्तों से गप्पे मार रहे हो, काम तो करा ही नहीं। फ्रेंड्स, आप लोग बताओ, क्या यहाँ पर पिंकू के पैसे कट करने चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने टाइम पर काम पे आया था, एम्प्लॉयर ने ही किसी वजह से उसको रोका है काम पे, तो इसलिए आप यहाँ पे एम्प्लॉय के पैसे नहीं काट सकते हो। एक सिनेरियो समझ गए? अच्छा, चलो अब दूसरा सिनेरियो समझते हैं। चिंकू आया। ओ यार, कौन काम करे, चल गप्पे मारते हैं। पिंकू चल गप्पे मारे। अब मुझे बताओ, यहाँ पर अब टोमू जो एम्प्लॉयर है वो चिंकू के पैसे कट करना चाहता है, क्या वो कट कर सकता है? यस, डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि काम पे आके आप गप्पे लगा रहे हो, एम्प्लॉयर का नुकसान हो रहा है ना। तो वो तो पैसे कट करेगा ना। देखो, पहले वाले सिनेरियो में भी काम नहीं हो रहा, एम्प्लॉयर का नुकसान कहीं ना कहीं वहां भी हो रहा है। लेकिन क्योंकि वहां पर एम्प्लॉयर की गलती है, भाई तुम लाइट का इंतजाम क्यों नहीं करा? एम्प्लॉय की क्या गलती? ठीक है। तो ये दो सिनेरियो बनते हैं सेक्शन 10 में। अगर तो आप एम्प्लॉय का पैसा कट कर रहे हो, लेकिन कट इसलिए कर रहे हो क्योंकि वर्कर की एम्प्लॉय की ही गलती है, या तो वो जानबूझ के काम नहीं कर रहा या जो भी रीजन है, तो कट करो। लेकिन अगर कहते हैं एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है ना, तो खबरदार अगर उसका पैसा कट करो, तो भले ही उसने वो काम नहीं करा, लेकिन काम नहीं करा, क्यों नहीं करा? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी रीजन से एम्प्लॉयर ने ही उसको काम से रोका है। क्लियर फ्रेंड्स? सेक्शन 10 भी क्लियर हो गया। सो आई होप आपको आज का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।